हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू टॉपर्स बायोलॉजी। टॉपर्स बायोलॉजी में बच्चों आज हम करने वाले स्टैंडर्ड 11th फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट पे आज हम देखेंगे C4 साइकिल, जिसको हम C4 पाथवे भी बोलते हैं, या तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ H-N-Slake साइकिल। नाउ why C4 pathway is also known as a H-N-Slake cycle? तो H और स्लेक्स इन्होंने फर्स्ट टाइम डेमोस्ट्रेट किया था कि कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं कि जिनमें जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होती है दैट इज द 4 कार्बन कंपाउंड। जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं शुगर केन, देन मेज। तो ये जो प्लांट होते हैं, शुगर केन है, मेज है, तो इनमें जब फोटोसिंथेसिस होता है तो जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनती है वो 4 कार्बन कंपाउंड बनती है, 4 कार्बन कंपाउंड बनती है। तो इसके लिए इसको बोला जाता है C4 साइकिल, या तो H-N-Slake साइकिल, या तो C4 पाथवे भी बोला जाता है, या तो H-N-Slake पाथवे भी बोला जाता है। आपको याद रखना है कि नीट में समटाइम कभी कभी ऐसा होता है कि नीट के अंदर C4 की जगह पे आपका H-N-Slake साइकिल भी पूछा जाएगा। नाउ मतलब बोला जाता है। अब जैसे बच्चों आपको ये याद रखना है कि C4 पाथवे जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर नीट एग्ज़ाम। जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए C4 पाथवे दैट इज़ द C4 साइकिल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ फ्रेंड्स, जैसे हम देखते हैं कि जो हमने देखा था कि C3 साइकिल, मतलब कि जो C3 प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर C3 साइकिल होती है, उन प्लांट को हम बोलते हैं C3 प्लांट। अब ये जो C3 प्लांट होते हैं इनमें जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनती है, जब ये प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करते हैं और जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनती है वो 3 कार्बन कंपाउंड बनती है, जिसको हम बोलते हैं 3PGA, फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड बोलते हैं। नाउ अब जैसे आप देखते हो कि आपका एक एंजाइम होता है रूबिस्को। तो ये जो हमारा एंजाइम होता है रूबिस्को, जैसे कि C3 जो प्लांट होते हैं उनके अंदर ये जो एंजाइम होता है रूबिस्को, ये क्या करता है, जो आपका RUBP होता है, जो RUBP होता है, ये रूबिस्को RUBP जो होता है, मतलब कि जो एटमॉस्फेरिक जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको RUBP के साथ कंबाइन करता है। कौन? रूबिस्कोस C3 प्लांट के अंदर। जैसे हम एग्जांपल देते हैं कि समझो कि एक आपका C3 प्लांट है। अब ये C3 प्लांट में क्या करता है कि जो रूबिस्को होता है दैट इज द एंजाइम, ये रूबिस्को जो होता है वो जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको RUBP के साथ कंबाइन करता है और 3 कार्बन कंपाउंड प्रोडक्ट बनाता है, जिसको हम बोलते हैं 3PGA। मतलब यहाँ पे ये क्या करेगा कि ये एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को RUBP के साथ कंबाइन कर लेगा और आपकी जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनेगी वो हमारी क्या बनेगी, 3 कार्बन कंपाउंड, 3 कार्बन कंपाउंड बनेगा, जिसको हम बोलेंगे 3PGA। ये आपका 3 कार्बन कंपाउंड बनेगा दैट इज कॉल्ड 3PGA, फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, जिसके अंदर 3 कार्बन होते हैं, 3 कार्बन होते हैं। नाउ अब बच्चों याद रखना है कि ये जो रूबिस्को होता है, तो ये जो रूबिस्को होता है तो इसकी एफिनिटी ड्यूअल एफिनिटी होती है, मतलब कि इसका जो एट्रैक्शन होता है, एफिनिटी होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ भी होती है और ये ऑक्सीजन की तरफ भी एट्रैक्टेड होता है। मतलब याद रखना है कि लाइक जैसे कि रूबिस्को आपका जो एंजाइम है ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी कंबाइन हो सकता है एंड ऑक्सीजन के साथ भी कंबाइन होता है। ये डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन, किसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर भी नॉर्मली आप जो देखते हो तो जो C3 प्लांट जो होते हैं, C3 जो प्लांट होते हैं उनमें क्या होता है कि अगर समझो कि ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन अगर आपका बढ़ जाता है, ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन अगर बढ़ जाता है, समझो आजू बाजू जो C3 प्लांट है उनके आजू बाजू ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा है, तो ये रूबिस्को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके, ये रूबिस्को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके
जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगी वो बनाएगी आपकी 2 कार्बन कंपाउंड। ये आपकी 2 कार्बन कंपाउंड बनाती है, 2 कार्बन कंपाउंड फॉस्फेट बनाता है। नाउ अब इससे क्या होता है कि जनरली जो C3 प्लांट जो होते हैं उनमें जब फोटोसिंथेसिस होता है तो ये जो ऑक्सीजन होता है, ये ऑक्सीजन एक्चुअली जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो फिक्सेशन होता है रूबिस्कोस के साथ उसमें इंटरफियर करता है। जैसे मैंने आपको क्या बताया कि ऑक्सीजन कंबाइन होता है रूबिस्कोस के साथ, तो ये इंटरफियर करता है और इस इंटरफियर की वजह से ये जो ऑक्सीजन होता है ये रूबिस्कोस के साथ अटैच हो जाता है और इसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो फिक्सेशन होता है वो थोड़ा डिक्रीज हो जाता है, मतलब कि फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज डिक्रीज। अब इसकी वजह से 2 नुकसान होता है। एक तो मतलब ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने की वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोपोर्शन और ज़्यादा बढ़ाएगा, और दूसरा कि ये एनर्जी भी यूज़ करेगा। मतलब इस तरह से आप देखोगे तो जो C3 प्लांट जो होते हैं उनमें अगर ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन बढ़ जाता है तो वहाँ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आपका डिक्रीज हो जाता है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हमारा डिक्रीज हो जाता है। मतलब कि फोटोसिंथेसिस प्लांट करता है तो ऑब्वियसली क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है। तो अब कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए ये जो रूबिस्को जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेगा। जितना ज़्यादा वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेगा उतना ही ज़्यादा मतलब कि ग्लूकोज बनेगा। बट यहाँ पे ऑक्सीजन बीच में इंटरफियर कर रहा है। अगर ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन ज़्यादा हो जाता है तो ये जो C3 प्लांट होते हैं इनमें जो फोटोसिंथेसिस रेट होता है वो कम होता है, और जनरली ऐसे भी कम होता है C3 प्लांट के अंदर। नाउ अब जो इसकी वजह से क्या हो गया कि कुछ जो प्लांट होते हैं उन्होंने अपने अंदर कुछ चेंज किया, मतलब उन्होंने कुछ इवोल्यूशन किया और इस तरह से मतलब उन्होंने इवोल्यूशन क्या किया कि जो C4 प्लांट होते हैं, C4 प्लांट, अब ये तो आपके C3 प्लांट हो गए, आपके। नाउ जो C4 प्लांट होते हैं तो दे हैव सम चेंजेस इन देयर स्ट्रक्चर, उन्होंने अपने स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस किया। उन्होंने क्या किया कि लाइक जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे कि ये आपका लीव्स है, समझो कि लीव्स है तो ये लीव्स की अपर एपिडर्मिस है और ये लीव्स की लोअर एपिडर्मिस है, नाउ तो जो C4 प्लांट होते हैं सो इनके जो लीव्स होते हैं दे शो क्रेंज एनाटोमी, दैट इज यहाँ से आपका नीट वाला क्वेश्चन आता है कि जनरली हम देखते हैं ना, तो जो C4 प्लांट होते हैं उनके जो लीव्स होते हैं तो लीव्स हैव क्रेंज टाइप ऑफ एनाटोमी, मतलब कि क्रेंज एनाटोमी होती है। इसका मतलब क्या होता है कि ये जैसे आपका वेस्कुलर टिश्यू होता है जाइलम एंड फ्लोएम, तो जो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं इनके आजू बाजू सेल होते हैं, इनके आजू बाजू क्लोरोफिल होता है। ये सेल होते हैं जिनको हम बोलते हैं बंडल सीथ ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इनको हम बोलते हैं बंडल सीथ ऑफ क्लोरोप्लास्ट। सो इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है इसको हम बोलते हैं क्रेंज एनाटोमी। तो जो C4 प्लांट होते हैं तो C4 प्लांट के जो लीव्स होते हैं तो दे शो क्रेंज टाइप ऑफ एनाटोमी, क्रेंज का मतलब होता है रेत, अंडरस्टूड। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाउ ये क्रेंज टाइप ऑफ जो एनाटोमी होता है इसकी वजह से जो C4 प्लांट होते हैं ये क्या होता है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोपोर्शन कम है फिर भी इनका जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है वो ज़्यादा होता है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस C3 प्लांट के कंपेयर में ज़्यादा होता है। तो एक तो मतलब कि अगर डिफरेंस की हम बात करें तो C3 प्लांट के जो लीव्स होते हैं दे डू नॉट शो क्रेंज टाइप ऑफ एनाटोमी, जो इनके लीव्स होते दे डोंट शो क्रेंज टाइप ऑफ एनाटोमी, जबकि
जो C4 प्लांट होते हैं दे शो क्रेंच टाइप ऑफ एनाटॉमी। दूसरा एक एग्जांपल आपको याद रखना है कि मतलब एक पॉइंट याद रखना है कि जो C3 प्लांट होते हैं तो इनके जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो मोनोमॉर्फिक होते हैं, मतलब कि ओनली सिंगल टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट, बराबर। जबकि जो C4 प्लांट होते हैं तो इनके जो क्लोरोफिल होते हैं दे आर डाइमॉर्फिक, मतलब कि 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। सो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जाम। नाउ अब जैसे मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे होते हैं, मतलब ये जो होता है इनको हम बोलते हैं बंडल शीथ ऑफ क्लोरोप्लास्ट, और यहाँ पे ये आपकी अपर एपिडर्मिस है और ये लोअर एपिडर्मिस है। लोअर एपिडर्मिस में आपका जो छेद होता है जिसको बोलते हैं स्टोमेटा। नाउ अब क्या होता है आपका कि यहाँ पे आपके मेसोफिल सेल होते हैं, यहाँ पे हमारे मेसोफिल सेल होते हैं। सो दीज आर मेसोफिल सेल। अब आप देखोगे ना तो जो ये जो सेल होते हैं मतलब कि बंडल शीथ, मतलब कि सेल ऑफ बंडल शीथ होते हैं दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम स्टोमेटा से बहुत दूर होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो पहले बेसोफिल में जाएगा एंड देन जो बंडल शीथ के जो सेल है वहाँ पे जाएगा और देन जो आपका फ्लोई में वहाँ पे जाएगा, बराबर, बिकॉज दे आर फार अवे फ्रॉम द एपिडर्मिस से थोड़े दूर होते हैं। अब होता क्या है मतलब कि C4 प्लांट में क्या होता है, तो मैंने जैसे आपको बताया कि जो C3 प्लांट होते हैं तो अगर C3 प्लांट के आजू बाजू कार्बन डाइऑक्साइड के कंपेयर में ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन अगर बढ़ जाता है तो जैसे हम देखते हैं यहाँ पे कि जो रूबिस्को होता है इसकी एफिनिटी कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ भी होती है और ऑक्सीजन की तरफ भी होती है, बट याद रखना है कि इट इज़ मोर एफिनिटी, इसकी जो एफिनिटी होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ ज़्यादा होगा। फिर भी जो ऑक्सीजन होता है वो इंटरफियर तक करता है, तो जिससे क्या हो जाता है आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हमारा कम हो जाता है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम होता है। ऐसा ना हो इसके लिए कुछ प्लांट ने अपने अंदर कुछ चेंजेस कर लिए और उन प्लांट को हम क्या बोलते हैं C4 प्लांट। जैसे उसके आपको एग्जाम्पल भी पूछे जाएंगे, तो एग्जाम्पल होंगे हमारे C4 प्लांट के शुगर केन आपका C4 प्लांट है। दूसरा मेज, तो मेज भी हमारा C4 प्लांट है। ये ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं, हॉट रीजन जहाँ पे गर्म जगह होती है जैसे हमारे इंडिया जैसे, तो वहाँ पे ये C4 प्लांट पाए जाते हैं। नाउ बेसिक एक डिफरेंस आपको याद रखना है कि ये जो C3 प्लांट होते हैं वाई दे आर कोल्ड C3 प्लांट, या तो इनमें जो फोटोसिंथेसिस के जो साइकिल होते हैं उसको C3 साइकिल क्यों बोलते हैं, तो जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस C3 प्लांट में जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनती है वो बनती है आपकी 3 कार्बन कंपाउंड दैट इज अ PGA, फोस्फोग्लाइसरिक एसिड। और जो C4 प्लांट होते हैं उनमें ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनती है दैट इज अ 4 कार्बन कंपाउंड OAA, मतलब कि 4 कार्बन कंपाउंड आपका बनता है OAA, मतलब ऑक्सालो एसिटिक एसिड, बराबर। ऑक्सालो एसिटिक एसिड बनता है जिसके अंदर 4 कार्बन होते हैं, इसके लिए इसको C4 प्लांट बनते हैं। मतलब जिस प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस के वक्त जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनती है वो 4 कार्बन कंपाउंड बनती है, तो सच प्लांट कॉल्ड C4 प्लांट बिकॉज दे एग्जिबिट C4 साइकिल। नाउ अब हम देखते हैं कि ये जो C4 प्लांट होता है, जो C4 साइकिल होती है वो कैसे होती है वो हम देखते हैं। तो नाउ यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि जो C4 प्लांट जो होते हैं जिनमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो बनती है वो 4 कार्बन कंपाउंड बनती है। जो 4 कार्बन कंपाउंड होता है आपका ऑक्सालो एसिटिक एसिड, ये होता है आपका। नाउ अब होता क्या है यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे होता क्या है, तो एक तो ये होता है कि जो C4 प्लांट होते हैं तो उनके जो लीव्स होते हैं दे हैव अ
क्रेंज टाइप ऑफ एनाटोमी, दे हैव अ क्रेंज टाइप ऑफ एनाटोमी। मतलब कि जो इनके क्रेंज टाइप ऑफ एनाटोमी मतलब क्या होता है कि इनके जो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं इनके आजू बाजू कुछ क्लोरोप्लास्ट के सेल होते हैं, कुछ क्लोरोप्लास्ट के सेल होते हैं जिनको हम बोलते हैं बंडल शीथ ऑफ क्लोरोप्लास्ट वेस्कुलर टिश्यू के आजू बाजू, जैसे अभी मैंने आपको बताया, बराबर। नाउ अब क्या होता है कि और फिर जो एपिडर्मिस होते हैं उनके आजू बाजू आपके मेसोफिल सेल होते हैं। तो जैसे आप एग्जांपल ले लो यहाँ पे, तो ये हम एक लेयर बनाते हैं, समझो कि आपका लीफ है, लीफ का जो स्ट्रक्चर है तो मेसोफिल होगा और देन आपका होगा बंडल शीथ ऑफ सेल, बंडल शीथ ऑफ क्लोरोप्लास्ट। नाउ तो ये हो जाता है हमारा, समझो कि मेसोफिल, दिस इज द मेसोफिल, और ये हो जाता है हमारा बंडल शीथ ऑफ क्लोरोप्लास्ट। मतलब ये आपका समझो कि लीव्स है, दिस इज द लीव्स, ये आपका लीव्स है। तो लीव्स को अगर हम देखते हैं ना तो ये ऊपर वाली एपिडर्मिस होती है तो इसको हम बोलते हैं अपर एपिडर्मिस, और नीचे वाली एपिडर्मिस होती है जिसको हम बोलते हैं लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस में आपके स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा। नाउ और यहाँ पे होता है आपका बीच में आप देखोगे तो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, और ये जाइलम एंड फ्लोएम के आजू बाजू आपके बंडल शीथ ऑफ क्लोरोप्लास्ट होते हैं, बंडल शीथ ऑफ क्लोरोप्लास्ट होते हैं, बंडल शीथ ऑफ क्लोरोप्लास्ट। बट मतलब कि बंडल शीथ सेल भी हम बोलते हैं इनको, शॉर्ट में हम बंडल शीथ सेल, बंडल शीथ सेल जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं बीएससी, बीएससी बंडल शीथ सेल ये होता है। और यहाँ पे होता है आपका मेसोफिल सेल, मेसोफिल सेल, ये आपके मेसोफिल सेल होते हैं। नाउ तो हम क्या करते हैं कि ये मेसोफिल सेल, तो इसको हम मेसोफिल सेल बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं बंडल शीथ ऑफ, बंडल शीथ सेल, या तो सेल ऑफ बंडल शीथ, सेल ऑफ बंडल शीथ भी आप बोल सकते हैं। तो इसको हम बोलेंगे मेसोफिल, मेसोफिल, और इसको हम बोलेंगे बीएससी, बीएससी मतलब बंडल शीथ ऑफ सेल। नाउ अब होता क्या है आपका कि जैसे मैंने आपको बताया कि एक चीज आपको याद रखना है जो नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये होता है कि जो C4 प्लांट होते हैं तो इनके जो लीव्स होते हैं, लीव्स मतलब कि जो लीफ होते हैं, तो लीफ शोज क्रेंज टाइप ऑफ एनाटोमी, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा नीट में कि विच प्लांट्स लीफ शोज क्रेंज टाइप ऑफ एनाटोमी, C3 प्लांट, C4 प्लांट, या बोथ C3 एंड C4 प्लांट, या तो ऑप्शन आपको दिया होगा डी में नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तो याद रखना है जो C4 प्लांट होते हैं तो उनके जो लीव्स होते हैं दे शो क्रेंज टाइप ऑफ एनाटोमी। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट एग्जाम, काफ़ी बार ये क्वेश्चन आपको नीट के एग्जाम में पूछा गया है। ओके, इवन पर्टिकुलर जो बोर्ड के एग्जाम होता है उसमें भी ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। नाउ अब होता क्या है कि किस तरह से C4 जो साइकिल होती है जिसको हम बोलते हैं हैच एंड स्लेक साइकिल, ये किस तरह से परफॉर्म होते हैं वो हम देखते हैं। सो नाउ जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो व्हेन एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड कम इन कांटेक्ट विद द मेसोफिल सेल, मतलब कि जो जैसे ही समझो कि आपका जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड होता है, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड दे कम इन कांटेक्ट विद द मेसोफिल सेल, ये जो मेसोफिल सेल होते हैं इनके साथ ये कांटेक्ट में आते हैं। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड कम्स इन कांटेक्ट विद द मेसोफिल सेल, मेसोफिल सेल के साथ कांटेक्ट में आते हैं। अब ये मेसोफिल सेल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, सो ये कार्बन डाइऑक्साइड दे कम इन कांटेक्ट विद द मेसोफिल सेल। अब मेसोफिल सेल के अंदर पीईपी होता है, मतलब ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। सो कार्बन डाइऑक्साइड किसके कांटेक्ट में आते हैं? मेसोफिल सेल के कांटेक्ट में आते हैं। अब मेसोफिल सेल के अंदर पीईपी होते हैं, पीईपी मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पीईपी।
पीईपी का मतलब क्या होगा? सो पी का मतलब होता है फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड. नाउ तो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड कम इन कॉन्टेक्ट विद द पीईपी, दैट इज द फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड. नाउ ये फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड के साथ कांटेक्ट में आते हैं एंड दस दे फॉर्म फर्स्ट 3 कार्बन कंपाउंड, दैट इज द OAA, ऑक्सालो एसिटिक एसिड. मतलब कि 3 कार्बन कंपाउंड ये बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑक्सालो एसिटिक एसिड. मतलब कि OAA का मतलब होता है ऑक्सालो एसिटिक एसिड, ऑक्सालो एसिटिक एसिड बनाते हैं. सो नाउ जो ये जो है ना ऑक्सालो एसिटिक एसिड, दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ C4 साइकिल. C4 साइकिल की फर्स्ट टेबल प्रोडक्ट होती है जो, सॉरी ये 4 कार्बन कंपाउंड होता है, नॉट 3, 4 कार्बन कंपाउंड होता है, बराबर. सो नाउ फर्स्ट 4 कार्बन कंपाउंड बनाता है ऑक्सालो एसिटिक एसिड. देयरफॉर इस साइकिल को हम बोलते हैं C4 साइकिल. देयरफॉर दिस साइकिल इज कॉल्ड C4 साइकिल. नाउ अब ये जो ऑक्सालो एसिटिक एसिड होता है, 4 कार्बन ऑक्सालो एसिटिक होता है, इसका रिडक्शन होता है और ये बनता है आपका मेलिक एसिड. यहाँ पे कोई भी कार्बन आपका रिमूव नहीं होता है, जस्ट रिडक्शन होता है, जस्ट रिडक्शन होता है. तो ऑक्सालो एसिटिक एसिड रिड्यूस होता है एंड देन इट्स फॉर्म मेलिक एसिड. ये सारा आपका कहाँ पे हो रहा है? ये सारा हमारा मेसोफिल सेल के अंदर हो रहा है, मेसोफिल सेल के अंदर हो रहा है, बराबर. नाउ यहाँ पे क्या हो जाता है, जो रिडक्शन होता है तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, तो यहाँ पे हमारा जो होता है NADPH आपका बनेगा NADP आयन बनेगा. नाउ अब ये जो मेलिक एसिड होता है, देन ये मेसोफिल के अंदर आपका बना, मेसोफिल के अंदर क्या बना आपका? मेलिक एसिड बना. नाउ दिस मेलिक एसिड इज ट्रांसफर टू द बंडल शीथ सेल. ये जो मेलिक एसिड होता है ये ट्रांसफर हो जाता है बंडल शीथ सेल के अंदर. सो नाउ ये मेलिक एसिड आपका आता है यहाँ पे. सो 4 कार्बन कंपाउंड ये रहेगा, इसके अंदर 4 ही कार्बन कंपाउंड रहेंगे. ये जो मेलिक एसिड है ये भी 4 कार्बन कंपाउंड है, बराबर. नाउ तो ये मेलिक एसिड अब यहाँ पे आ जाता है आपका कहाँ पे? बंडल शीथ सेल के अंदर. बंडल शीथ सेल के अंदर जो आपका 4 कार्बन कंपाउंड होता है, जो हमारा 4 कार्बन कंपाउंड होता है. नाउ यहाँ पे अब मेलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन होगा. यहाँ पे मेलिक एसिड का आप देखोगे तो डीकार्बोक्सिलेशन होगा और डीकार्बोक्सिलेशन की वजह से क्या होगा, 2 चीज बनेंगे. एक आपका बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, एक हमारा बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा हमारा बनेगा पायरुविक एसिड. दूसरा हमारा बनेगा पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड बनेगा. मतलब जो मेलिक एसिड है, मेलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन हो गया, मेलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन हो गया और वो बना आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड पायरुविक एसिड. नाउ ये जो पायरुविक एसिड होता है, मतलब ये बना कहाँ पे? डीकार्बोक्सिलेशन कहाँ पे हुआ मेलिक एसिड का? तो बंडल शीथ सेल के अंदर हुआ, बंडल शीथ सेल के अंदर डीकार्बोक्सिलेशन हुआ. नाउ अब ये पायरुविक एसिड वापस आपका जाएगा कहाँ पे? मेसोफिल सेल के अंदर. मतलब यहाँ पे आपका पायरुविक एसिड बना, ये पायरुविक एसिड वापस आपका मेसोफिल सेल के अंदर जाएगा. नाउ यहाँ पे अब आप देखोगे पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा आपका. सो ये आपका पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड. सो ये रीजनरेट हो जाएगा, ये पायरुविक एसिड आपका रीजनरेट हो जाएगा पेप में, रीजनरेट हो जाएगा पेप में, जहां पे एटीपी यूज होगा आपका और बनेगा आपका एडीपी, एटीपी यूज होगा और मतलब ये वापस आपका पेप बना. ना ये पेप वापस एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होगा और इस तरह से ये साइकिल आपकी चलती रहती है.
इस तरह से ये साइकिल आपकी चलती रहती है। वापस मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ कि जो C4 प्लांट, कौन से प्लांट को हम बोलते हैं C4 प्लांट, ये आपको याद रखना है। तो जिस प्लांट के अंदर C4 साइकिल पाई जाती है या तो हेच एंड स्लेग साइकिल पाई जाती है, सच प्लांट्स आर कॉल्ड C4 प्लांट। उसके एग्जाम्पल होंगे आपके सुगर केन एंड मेज, सुगर केन एंड मेज। नाउ इसको हम C4 प्लांट क्यों बोलते हैं, ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको नीट में पूछे जाएंगे। इनको हम C4 साइकिल हम इसके लिए बोलते हैं कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो जो फर्स्ट आपकी जो प्रोडक्ट बनती है, फर्स्ट जो स्टेबल प्रोडक्ट बनती है, ये आपकी 4 कार्बन कंपाउंड बनती है, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सालो एसिटिक एसिड। जबकि जो C3 साइकिल होती है उनके अंदर जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनती है वो होती है आपकी 3 कार्बन कंपाउंड PGA। अब होता क्या है यहाँ पे, तो जो C4 जो प्लांट होते हैं उनके जो लीव्स होते हैं सो दे शो क्रेंच टाइप ऑफ एनाटोमी, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। जबकि C3 साइकिल के अंदर जो लीव्स होते हैं दे डू नॉट शो क्रेंच टाइप ऑफ एनाटोमी, इनमें क्रेंच टाइप ऑफ एनाटोमी नहीं होती है। अब वापस एक बार मैं रिपीट करता हूँ कि होता क्या है कि जो एटमॉस्फेरिक जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इट कम्स इन कांटेक्ट विद द मेसोफिल सेल। जो एपिडर्मिस होता है उनके नीचे जो मेसोफिल सेल होते हैं उनके साथ कार्बन डाइऑक्साइड कांटेक्ट में आते हैं। ये मेसोफिल सेल के अंदर आपका PEP होता है। PEP का मतलब होता है फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड। तो फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड के साथ ये कंबाइन हो जाता है और फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनाती है जो 4 कार्बन कंपाउंड होता है, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सालो एसिटिक एसिड। नाउ ये ऑक्सालो एसिटिक एसिड का आपका मेलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, ये मेलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ये मेलिक एसिड भी 4 कार्बन कंपाउंड होता है। नाउ ये मेलिक एसिड मेसोफिल में से ट्रांसफर होता है आपका बंडल शीथ सेल के अंदर। नाउ यहाँ पे मेलिक एसिड का जो 4 कार्बन कंपाउंड है, मेलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन होता है एंड देन मेलिक एसिड कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड पायरुविक एसिड। नाउ दिस पायरुविक एसिड ट्रांसफर टू द मेसोफिल सेल, मेसोफिल सेल में ट्रांसफर होता है, जहाँ पे ये पायरुविक एसिड का रीजनरेशन होता है पेप के अंदर, मतलब कि फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में वापस ये कन्वर्ट हो जाता है और इस तरह से ये साइकिल आपकी चलती रहती है। अब हमारे दिमाग में ये एक मतलब हम सोचते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, हमको मिला क्या, प्लांट को क्या मिला। तो जैसे मैंने आपको क्या बताया कि अगर समझो कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोपोर्शन कम होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोपोर्शन कम होने की वजह से क्या होगा कि प्लांट में जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि जो रूबिस्कोस एंजाइम होता है उसकी एफिनिटी दोनों की तरफ होती है, वो ऑक्सीजन की तरफ भी अट्रैक्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ भी अट्रैक्ट होता है। तो अगर समझो कि यहाँ पे आपका जो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं वहाँ पे अगर आपका कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोपोर्शन कम होता है तो आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो जाता है, बराबर। अब इसकी वजह से क्या हो गया कि ये जो बंडल शीथ सेल है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आपका बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो रूबिस्कोस है ना, ज़्यादा से ज़्यादा रूबिस्कोस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होगा एंड देन ग्लूकोज बनाएगा। और इस तरह से आप देखोगे ना तो जो C4 प्लांट होते हैं उनमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होते हैं, इवन ये लोग कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोपोर्शन कम होता है फिर भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को मेंटेन रखते हैं, बराबर। तो ये बच्चों हमने आज देखा C4 साइकिल, जिसको हम बोलते हैं हेच एंड स्लेग साइकिल। सो आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, बराबर। आपके कुछ भी कमेंट्स या कुछ भी सजेशन हो
तो प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टॉपर्स बायोलॉजी एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन सो यू विल गेट नोटिफिकेशन फॉर माय अपकमिंग वीडियो लेक्चर। और आज का वीडियो लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ्री में एजुकेशन पाए। दैट इज़ आवर मोटो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो लेक्चर। कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड टेक केयर। थैंक यू।